So welcome to Game On है and like I said इसी वक्त का सबको इंतज़ार था कि कौन सी दो टीम्स सेमीफाइनल से फाइनल में आएंगी और हमने देखा कि it's India taking on New Zealand. The two best sides are in the final now. As always मेरे साथ मेरे usual suspects हैं who will be entertaining you for the one last time in this ICC Champions Trophy. सिकंदर बख्त मेरे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक. 3 दिन इस्लामाबाद मैंने पूरा एंड टू एंड नाप लिया, देख लिया इस्लामाबाद. तीन दिन लगे देखने में. 3 दिन लगे. चलो ठीक है. चलो मैं तो लाहौर चली गई थी, बहुत एंजॉय किया, लेकिन इस्लामाबाद के रहने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ कराची से, कुछ लाहौर से. अस्सलाम वालेकुम शोएब अख्तर साहब. कैसा था इस्लामाबाद क्लब? आपने बहुत एंजॉय किया इसमें? Had fun. You had fun. We had fun. You had fun. Okay, all right. सना मीर, आप क्या करती रही? मेरी फ्रेंड्स जो है वो बाहर पढ़ने जा रही थी, मैं भूल ही गई थी कि सिकंदर इधर है, इनको बिल्कुल होस्ट नहीं कर सकी, लेकिन बड़ा एंजॉय किया हमने, अफ्तारियाँ खूब खाई और सिकंदर जो है वो नाराज है इस बात कराची में भूल जाऊंगा. ये आपने देखा है कि इन्होंने क्या कहा है कि सॉरी मैं होस्ट नहीं कर सकी. 3 दिन थे इनके पास. तीनों दिन मेरी अफ्तारी थी बाहर, तो ये बता रही थी आप. ये बेसिकली वजह ये बताइए, जो शो पे चल रहा था ना, फोन समझ आई? आ गई है आ गई. अब सीधी सीधी बात करनी. ठीक होगी. कौन सी? नहीं कोई नहीं. हाँ जी पूछो जी, आगे पूछो. चले जी चलिए. आप क्या करते हैं ये बताएं. कुछ नहीं, शो किए और कराची में था, फिर कल आने लगा तो जहाज लैंड होते होते वापस कराची चला गया. ओ तो जरा मसले हुए. आप 2 दफा कराची से थोड़ा आए? डर गया. हाँ अच्छा डर गया. चले. मैं डर गया क्योंकि आज मैं ना और भी आ गया हूँ, इस वजह से मैं डर गया हूँ. चले. ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना, एक ही टीम है जिसने अभी तक नहीं किया, इंडिया ने. आपने भी ट्रैवल डिस्टेंस आपका भी हो गया 2 दफा कराची जाके. जी आप क्या करते रहे? आप लाहौर गए? मैंने बिल्कुल इंडिया की तरह कोई ट्रैवल नहीं किया. हाँ, मैं होटल में रहा, रोजे रखे, जिम किया, अफ्तारी अच्छी सी की, बस और कुछ नहीं. चलें जी, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारी टीम का, कौन क्या करता रहा है. लेकिन ये ज़रूर हमें पता है कि ये सफ़र इंडिया के लिए इजी रहा है. इजी इन द सेंस कि दे हैव बीन द अनडिफीटेड टीम इन दिस टूर्नामेंट. देखते हैं आज कैसा परफॉर्म करते हैं. एक चीज़ तो कंफर्म्ड है, एक चीज़ तो हमें नज़र आ रही है कि शोएब, द 2 बेस्ट साइड्स ऑफ द टूर्नामेंट आर मीटिंग इन द फाइनल. Yes, 100%. I think stats अगर देखें तो इसी टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज हैं बाय दिस न्यूजीलैंडर्स, एंड if the stats are right, centuries by each team, न्यूजीलैंड is 5 350s और 2 हैं इनके, इंग्लैंड के और इंडिया के 2 और 1. आई थिंक ये बात तो तय है कि इनके पास बैटिंग तो है. इनके पास ये भी है कि इनके पास पूरा वेनम मौजूद है कि ये वो टीम है जो इंडिया को हरा सकती है. ये फैक्ट है. इनके पास बॉलर्स पूरे हैं. मे बी 1 स्पिनर शॉट for New Zealand, but again, having said that, I think this is the team, I think, winning the toss and putting India in a lot of trouble, and hearts and minds goes for New Zealand as we speak. But we're knowing they are up against one of the most toughest opponent when it comes to playing a one-day and white ball format. यस, अनबीटन रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन अगर आईसीसी के इवेंट्स की बात करें तो फिर देयर इज नॉट मच बिटवीन द 2 साइड्स. इंडिया और न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, द 2 फाइनलिस्ट who are playing today, if you see your screen at the moment, 12 मैचेस खेले गए, 6 इंडिया ने और 6 न्यूजीलैंड ने जीते हैं. हम टॉकिंग अबाउट आईसीसी के 50 ओवर के जो इवेंट्स हैं. जो बात हुई थी सना हमारी 3 दिन पहले, आई थिंक 3 दिन तक न्यूजीलैंड ने भी सोचा होगा आपकी इस बात पर कि यंग की जगह कॉनवे को लाएं कि नहीं लाएं. यू स्टिल स्टैंड ऑन दैट कि कॉनवे मे बी अ बेटर ऑप्शन लेफ्ट हैंडर अप फ्रंट इंस्टेड ऑफ यंग? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखें इस पिच के ऊपर जो हमने देखा है अभी तक, वो प्लेयर ज़्यादा कामयाब है जो थोड़ा लंबा लेके गेम को जा सकते हैं. और कॉनवे की एक टेम्परामेंट बैटिंग का ऐसा है कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं. और फिर बाद में आपके पास ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर ज़रूर आते हैं जो आके एकदम से तेज़ खेल सकते हैं. तो मेरे ख्याल से शायद कॉनवे एक बेहतर ऑप्शन रहेंगे कि बाद में फिर केन विलियमसन भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो एक तो वो ऑप्शन आपको, और पिछले मैच में ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग नहीं कराई थी जब इंडिया के साथ खेले थे इस वेन्यू पे. तो एक स्पिनर जो शोएब भाई बात करें कि उनके पास रैंक्स में मौजूद था पर यूटिलाइजेशन थोड़ी कम थी. तो आई गेस ग्लेन फिलिप्स की यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी न्यूजीलैंड के लिए. थोड़ा सा अगर उनको बैटिंग में भी मे बी एलिवेट करें और बॉलिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें तो शायद बैलेंस थोड़ा और बेहतर हो जाए.
ठीक है, आखिरी जो 6 मैचेस हैं, वैसे तो हमने दिखाया है कि बड़ा इवन स्टीवंस है बिटवीन द टू साइड्स। आखिरी 6 मैचेस में इट आल्सो टेल्स यू अबाउट इंडियाज रीसेंट फॉर्म। दे हैव वन ऑल 6 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो आखिरी 6 दफ़ा वो टीम्स आपस में मिली हैं। एंड अगेन इट शोज़ कि जी इंडिया की क्या डोमिनेंस रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक वीक एरिया इंडिया का नज़र आता है, या कोई ऐसा एरिया जिसको न्यूजीलैंड जो है एक्सप्लॉइट कर सकता है कि यार ये चीज़ जो है इनकी शायद उस तरह से नहीं है, इट्स वेरी हार्ड टू पिन पॉइंट बिकॉज दे हैव बीन सो परफेक्ट सो फार, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कहता है अगर ये चीज़ करेगा न्यूजीलैंड तो अच्छी पोजीशन में आ जाएगा? देखिए, मुझे ये लगता है कि बैटिंग एक ऐसा एलिमेंट है जिस वेन्यू पे फाइनल है, वहाँ पे वो अगर क्लिक करता है न्यूजीलैंड का और वो विकेट पे विकेट नहीं देते, उनकी पार्टनरशिप्स अगर लगती हैं, वो चाहे पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, तो वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो टफ टाइम इंडिया को दे सकते हैं। विकेट पे विकेट नहीं जानी चाहिए। और अभी तक उस वेन्यू पे 2 100s बने हैं, एक शुभमन गिल ने बनाया, एक विराट ने बनाया, बस ये 2 100s बने हैं। अब आई गेस बहुत सारी टीम्स वहाँ खेली हैं, अगर न्यूजीलैंड का कोई बैटर जो है उस जोन में जाता है और वो 100 बनाता है, ये 2 एलिमेंट्स बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। और ये इतने आराम से अगर इन्होंने अच्छा टारगेट दिया या चेज भी कर रहे हुए, तो ये एक ऐसी टीम है कि इनके पास ऐसा बॉलिंग अटैक है कि ये रोक सकता है उसको। सिर्फ ये है कि ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने बॉलिंग नहीं की, जैसे सना ने बोला, लेकिन मुझे ये लगता है कि रविंद्र के जो है ना ओवर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि वो लो ट्रिजेक्ट्री से बॉलिंग करते हैं, वहाँ पेस चाहिए स्पिनर को बॉल करने के लिए। तो ये 2-3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ पे जो है वो न्यूजीलैंड कंसिस्टेंट परफॉर्म करता है तो मुझे लगता है कि वो टफ टाइम दे सकता है इंडिया को। हफीज़, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा इंडिया की तरह मैंने भी ट्रैवल नहीं किया। ये बहुत बात हुई है, काफ़ी प्लेयर्स ने बात की। आई डोंट नो, मे बी इट्स अ लिटिल टू लेट टू बी सेइंग कि जी एक एडवांटेज है। गौतम गंभीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या बात हो रही है बार बार रिगार्डिंग ट्रैवल। आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। ये फ़र्क हमारे स्टेटिस्टिशियन ने बताया, करीबन 7000 किलोमीटर न्यूजीलैंड ने ट्रैवल किया है जो फाइनल में आए हैं, और इंडिया बॉटम ऑफ द टेबल बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। इज दिस रियली एन एडवांटेज? मुझे लगता है कि गंभीर की बात बिल्कुल ठीक है कि ये खाम खा के इश्यूज उठाए जा रहे हैं। और अगर आप सिर्फ देखें कि इंडिया प्लेइंग लाइक अ चैम्पियन टीम, दे प्लेइंग फॉर अ गोल, और गोल हमने पहले डिस्कस किया कि दे प्लेइंग फॉर द ट्रॉफीज़। उनकी प्लानिंग के अंदर ही ट्रॉफी जीतना है। उसके बाद अगर उल्टी सीधी बातें की जाएँ तो ये तो पहले प्री डिसाइडेड था ना, ये इस टूर्नामेंट से पहले डिसाइड किया था सब लोगों ने मिलकर, ICC ने मिलकर, कि दिस इज़ हाउ इट्स गोना ऑपरेट दिस द होल टूर्नामेंट। तो अब मेरा ख्याल उसके ऊपर एतराज़ात उठाना या इसको खाम खा एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रेडिट ना देने के मुतरादफ होगा। मुझे लगता है कि इंडिया की टीम प्लेइंग वेरी वेल, उनको कंडीशन मैटर नहीं कर रही। यस, आप ये कह सकते हैं कि वो वन वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, और ये पहले भी हो चुका हुआ है। पहले भी कुछ ना कुछ होम टीम्स को अपने होम वेन्यूज़ के ऊपर एक ही जगह पर रखा गया, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी टीम के कॉम्पोजिशन में जाएँ तो दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। उसके बाद जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं, दे परफॉर्मिंग फॉर अ कॉज। आप बात कर लें विराट कोहली की, तो 2 बड़े मैच आए इस टूर्नामेंट में अभी तक। एक आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक आया पाकिस्तान के खिलाफ। दोनों में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली। तो मैं तो हमेशा फ़ैन होता हूँ उस बंदे का जो मैन ऑफ द मैच बने, जो मैन ऑफ द सीरीज़ बने। और आई थिंक एट द मोमेंट इंडिया की टीम एक उस जोन में खड़ी हुई है जिनके लिए ट्रॉफी जीतने के लिए एक स्मॉल हर्डल है। इनको बहुत बुरा खेलना पड़ेगा टू लूज़ दिस गेम, और इनको हराने के लिए किसी को A+ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड ऑब्वियसली एक सेकंड बेस्ट टीम ज़रूर है, लेकिन इनको अपनी A+ गेम खेलनी है टू बीट इंडिया, और इंडिया को बुरा खेलना है हारने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया नॉर्मल भी खेलेगा दे शुड विन दिस ट्रॉफी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अभी तक अनडिफीटेड रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग भी, बोले सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो उनके कवर्ड है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बात हो रही है आज के फाइनल की, जो कि है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, और हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं इस वक्त न्यूजीलैंड के चांसेस पर कि क्या कर सकते हैं वो डिफरेंटली पिछले बार जब खेले थे दुबई में, और आज अगर उन्हें ये जीतना है तो दे प्रोबब्ली हैव टू प्ले जस्ट लेवल अबव देयर गेम एज दे हैव बीन परफॉर्मिंग इन पाकिस्तान। ज़्यादातर उन्होंने 90% मैचेस पाकिस्तान में अपने खेले हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के। शुएब, मैं आपको लेकर आता हूँ इसमें इनकी जो बैटिंग की परफॉर्मेंस रही है, अगर हम एक ग्राफिक भी शेयर करेंगे आपके साथ के हाईएस्ट नंबर ऑफ 100s बाय एनी टीम इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज न्यूजीलैंड, जो कि 5 है। दूसरे नंबर पे ऑफ कोर्स आपको फिर बाकी टीमें नजर आएंगी। इंडिया को देखें तो वो तीसरे पे है। यस, हमने ये बात डिस्कस की थी कि शायद हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं हुए दुबई में, इसलिए शायद 2 हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि न्यूजीलैंड के टॉप 5 जो है वो फॉर्म में 1000 रन में 41 की एवरेज भी। आई थिंक
ये स्टैट्स आपको ये बता देता है कि ये बताता है कि आपकी इंडिया के खिलाफ या किसी पूरे टूर्नामेंट में किसी टीम ने सबसे ज़्यादा 100 भी किए हैं और तगड़े 100 किए हैं और लंबा 100 जो कर विलियमसन भी कर सकता था और रविंद्रा भी कर सकता था, ये वो टीम है जो कर सकती है इंडिया के खिलाफ। आई थिंक अगेन जस्ट सम पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय न्यूजीलैंड। आई थिंक इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि इनके स्पिनर को ना खेला जाए। रविंद्रा आई थिंक उसको गेम उसको स्पिनर्स की भी आती है, फास्ट बॉलर की भी आती है और पावर प्ले भी जानता है, दो के नीचे आता है। अब देखते हैं ओपनर क्या कॉनवॉय खिलाते हैं नहीं खिलाते, ये इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आई थिंक द वन टीम दैट यू कैन बीट इंडिया विद द बैटिंग लाइनअप और उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है विद उनके स्पिनर्स को भी, ये वो बैटिंग लाइनअप है। ये बॉक डाउन नहीं होते, ये आपको मेक श्योर करते हैं दैट यू नो कि यू नो अगेन मुझे न्यूजीलैंड का ऐसा, with due all the respect to foreign captains, I think this is the captain that I want. I see that he's more hungrier for the success, and he's very cautious about his decision and that what he's going to do next, and what kind of toss that he wants to win और क्या इस पे करना चाहता है और उसको exactly पता होगा कि मैंने कौन सी टीम खिलानी है। I think they're up for the cause and they can win. इंडिया को थोड़ा सा अगर ये पावर प्ले में बीच में विकेट ना दे के इनको थोड़ा डराएं, इंडिया आपको पता है कि थोड़ा पैनिक करती है। लेट्स से जस्ट 250 अबव स्कोर चला जाता है 40 ओवर्स इन 45th ओवर में या 44th ओवर में, देयर इज अ चांस कि यू नो कि यहाँ पे लाहौर नहीं है ना, यहाँ 350 पे 350 नहीं होगा। यहाँ पे जिस वक्त 270 अबव रन्स गए, आई थिंक पैनिक विल बी स्टार्टेड। So I think New Zealand looks to be a very dangerous team. The only team who can beat India in this format, in this tournament, was New Zealand. ठीक है, और आपने ये तो ऑलरेडी बता दिया कि यू फील कॉनवे शुड प्ले इंस्टेड ऑफ विल यंग एंड डैरिल मिचेल वगैरह, ऑब्वियसली वो भी एक हैं, सो दे हैड टू बैलेंस द टीम उस तरह से। लेकिन एक जो बात जो हम यहाँ पे कर रहे थे, इफ देयर इज समवन हु कैन स्कोर दोज हंड्रेड्स फॉर न्यूजीलैंड, इट्स रचन रविंद्र। केन विलियमसन तो है ही हैं, बट परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट वीव सीन टू कम आउट ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट, एंड उनके नंबर्स दे टेल यू अ स्टोरी एज वेल कि यू नो वो भी उनकी भी एक चीज़ सना जिसके बारे में आई वुड वांट यू टू एलैबोरेट इज द फैक्ट दैट ही हैज़ अ ग्रेट कन्वर्जन रेट। 50 करते हैं, 50 के बाद वो 100 की तरफ जाते हैं, ये नहीं कि 40 करके 30 करके 50 करके आउट हो गए। बड़ा एक मेथोडिकल सी उनकी अप्रोच है। और सबसे अच्छी बात है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिम, ये बहुत बड़ी बात है। हम कोहली के बारे में बात करते हैं, वेरी अर्ली टू से, बट एक ऐसे क्रिकेटर मिल गए न्यूजीलैंड को। पहले भी इधर पैनलिस्ट सब ने भी बात की कि जो कि एक नज़र आता है फ्यूचर है आपका, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनका रिकॉर्ड है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। 5 सेंचुरीज कर चुके हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज जब वो कहते हैं ना द गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, ये वो वाली बात है कि ये बड़े स्टेज पे परफॉर्म करना जानते हैं, और इससे बड़ा स्टेज क्या होगा कि आप अपने मुल्क के लिए फाइनल खेलें। आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, अगेंस्ट स्पिनर्स, जितने मैचेस हमने देखे इनके, इंजरी से पहले इंजरी के बाद बॉल बिल्कुल मिडल कर रहे हैं, कहीं पर उनका कोई फ़र्क नहीं आया कि कोई टाइमिंग आउट हो रही है। डिफरेंट पिचेस के ऊपर भी आके उन्होंने डोमिनेट किया, और एक्सीलरेशन बहुत अच्छी करते हैं, और सारा प्रेशर जो है वो दूसरी साइड से ऑफ कर लेते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है कि खाली 100 ही नहीं बना रहे, पर वो 100 टीम के लिए बन रहे हैं। वो ऐसे 100 हैं जिससे दूसरी प्लेयर के ऊपर से प्रेशर ऑफ भी हो रहा है, और टीम भी एक बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाती है जिस वक्त ये 100 करते हैं। तो ये आई थिंक ये इस यंग एज के अंदर एक इस तरह का एथलीट जो आपके बैटिंग में टॉप ऑर्डर पे खेल सके और फिर 10 ओवर भी करा सके। आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड, सिर्फ 13 मैचेस में 500 हैं इनके। अगर आप देखें रोहित शर्मा के आईसीसी 50 ओवर इवेंट्स में 42 मैचेस में 8 हैं, तो सिर्फ 3 पीछे हैं, पर मैचेस का फ़र्क देखें तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस रही है अब तक न्यूजीलैंड के लिए। और केन विलियमसन की और अगर बात करें या न्यूजीलैंड के बैटर्स की अगर हम बात करें और आगे बढ़ते जाएं, तो इनकी जो टेक्निक्स हैं और जिस तरह से ये ओपन करने के लिए है, 3 पे भी खेले हैं इस टूर्नामेंट, डोंट फॉरगेट दैट। शुएब, इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ ही इज मोल्डेड हिमसेल्फ। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो दुबई में एक्चुअली नहीं कर पाए रन, एक ही मैच हुआ था, बट कंसिस्टेंसी इनकी है ट्राई नेशन से लेके अब तक, डिस्पाइट ऑफ एन इंजरी ही इज जस्ट बीन डूइंग प्रीटी वेल एंड लुक्स लाइक वन ऑफ द की मेंबर्स। अगर ये स्कोर करेंगे तो ज़्यादा चांस है। एक तो जिस नंबर पे वो बैटिंग करते हैं वो बैकबोन है, नंबर 3 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट नंबर होता है। और दूसरा देखें,
वो कंसिस्टेंसी ऐसे बैटर से आपको चाहिए ही होती है, नो डाउट वो क्वालिटी बैटर हैं, बट जब जो इस तरह का कन्वेंशनल खेलते हैं उनके पास से जो एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, कंसिस्टेंसी को आप ले लें या मैच को बनाने का आप कह लें, क्योंकि 3 नंबर जो है वो मैच को डीप लेके जाता है और वो एक आके स्टेबिलिटी देता है, और उसको 2 टाइप का खेलना आना चाहिए, एक पावर प्ले में और पावर प्ले के बाद वाला भी खेलना आना चाहिए, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। और ये क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, क्योंकि वो डाउन द ग्राउंड या बड़े शॉट्स या उस तरह नहीं जाते बॉलर्स के पीछे, तो ये इम्प्रोवाइज करते हैं, गैप्स में जो है जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे खेलते हैं शॉट्स, वहाँ से बाउंड्री लेते हैं, वहाँ से 2 रन्स लेते हैं। तो जिस वेन्यू पे आज मैच है, ये वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक रोटेशन वाला, बिग पॉकेट्स में बॉल को प्लेस करने वाला और रन्स वहाँ से लेने वाला। ठीक है, ये बिल्कुल जो उन्होंने एडिंग टू हिज पॉइंट ऑफ व्यूज, आई मीन वही बात हो रही है कि हर प्लेयर की अपनी एक क्वालिटी होती है और अपनी स्पेशलिटी होती है, कोई स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो आपके मुताबिक इनकी क्या सबसे बड़ी खासियत है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि केन विलियमसन टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर हैं, इनको टेक्निकली एक्सपोज करना मुश्किल है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। दूसरा जो एबिलिटी इनकी बहुत शानदार है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक है, ही नो हाउ टू टेक सिंगल्स, ही नोज हाउ टू प्लेज इन द गैप्स। चौके ना भी मारें तो स्कोर चलता रहता है, क्योंकि इनकी रोटेशन बहुत शानदार है, सिंगल लेने इनको आता है। तो कोई भी प्लेयर, इवन अगर आप विराट की बात करें तो जो लास्ट इनिंग्स थी, जो दुबई में उन्होंने 100 किए या उन्होंने 80 समथिंग स्कोर किए, वो लीस्ट बाउंड्रीज के साथ था, लेकिन उनकी एबिलिटी टू रोटेट द स्ट्राइक इज समथिंग वेरी स्पेशल, जो जिसपे उनके स्कोर करने का जो मंत्र है वो यही है कि वो ही नोज कि मैंने अपने आप को कैसे रोटेट करके अपने स्कोर बोर्ड को चलाना है। तो ही इज़ ऑल्सो, केन विलियमसन इज़ वन ऑफ दोस्त कि जिसकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की वजह से ये बाकियों से स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि ये कहीं पे भी फंसते नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के मैच के लिए, क्योंकि पिछले मैच में भी जब यहाँ पे खेले थे तो इन्होंने 80 समथिंग स्कोर किए थे, वो के इम्पैक्टफुल नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक इनकी एक्टिव रही और ये एक अच्छी इनिंग्स खेले तो रचिन रविंद्रा जैसा प्लेयर, डैरन मिचेल जैसा प्लेयर, ग्लेन फिलिप जैसा प्लेयर, दे कैन गो फर्दर टू गेट दैट रन्स। क्योंकि इंडिया को हराने के लिए मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको समथिंग स्पेशल करना है इंडिया को हराने के लिए, जो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में किया था। दे वर थिंकिंग 280 290, हमने 340 किया। तो अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग पहले बैटिंग करते हुए पार रन जो कि 240-50 के दरमियान टीमें कर रही हैं, अगर 290-300 के पास ले जाते हैं तो वो जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन निकालना है, दे कैन बी चैलेंज। आज जो है ना एक मैच है सो फार इस चैंपियंस ट्रॉफी का कि जिसमें थोड़ा थ्रू द लाइन भी शॉट्स लगे हैं, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, स्पिनर्स को भी डाउन द ग्राउंड रन्स बने हैं, क्रॉस बैटेड शॉट्स भी लगी हैं। अगर उसके अराउंड ही पिच खेला आज तो न्यूजीलैंड कैन बी डेंजरस। अच्छा, हमने 2 डिफरेंट किस्म की पिचेस देखी थी, बड़ा ड्राई सरफेस था जो खेले थे क्या कहते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया, एंड देन व्हाट दे प्लेड इन द सेमीफाइनल वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट। आई थिंक इनको यहाँ पे इंडिया को देखें तो अगर 4 स्पिनर्स पहली बार जो उन्होंने यूज़ किया उधर ही किए थे जब लास्ट राउंड मैच उन्होंने खेला था। If they get a surface like that, the only worry they might have is कि they lost 9 wickets to spin last time they met each other. But Kane Williamson के जो हमने भी stats देखे, I think the best part about that जो 164 innings है since 2000, इतना लंबा टाइम है जिसमें इनका जो नॉन बाउंड्री परसेंटेज जो अभी डिस्कस कर रहे थे स्ट्राइक रोटेशन की, वो ऑलमोस्ट 63% है। दिस एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई गेस न्यूजीलैंड के स्पिनर्स की अगर बात करें शोएब, तो एक जगह शायद जो एक्सपेक्टेशन होती है वो उस पर पूरा नहीं उतर पाया पिछले इनकाउंटर में इंडिया के अगेंस्ट ब्रेसवेल को रन्स पड़े, विकेट नहीं मिली, क्योंकि सैटनर के साथ ये पेयर करते हैं, तो जहां ये विकेट नहीं ले पाया, रन पड़े, तो शायद सैटनर थोड़े वीक हो गए। अग्रेड, आई थिंक स्पिनर को अच्छा भी खेलता है इंडिया। ब्रेसवेल का आई थिंक एवरी गेम में आप ऑब्वियसली स्ट्रगल भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया इज़ अ वेरी गुड बैटिंग लाइन व्हेन इट कम्स टू स्पिनर। लेकिन याद करें जल्दी से कि आई थिंक न्यूजीलैंड खुद मैच हारा है, वो हारा जा तो नहीं सकता था। अगर न्यूजीलैंड अच्छा खेलता तो वो कोशिश करके ये मैच जीत सकते थे इंडिया से, और थोड़ा सा पार्टनरशिप लगती केन विलियमसन के साथ तो मैच निकल सकता था। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक दे कैन बी अप फॉर द कॉज टुडे यार। आई रियली थिंक दैट द बैटिंग एंड द बॉलिंग विद द एटीट्यूड दे गोना ब्रिंग ऑन द फील्ड, दे विल मेक श्योर करेंगे कि इनके चेन अप रहें और वो मैच जीतें अलॉन्ग विद द स्पिनर्स। थोड़ा सा ऑफ कलर आप जरूर होते हैं जब आपका दूसरा एंड सिक्योर नहीं होता, बट लेट्स सी, आई थिंक इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। ये देखें ना स्टैट्स जरा।
और दोनों के पास 4-4 स्पिनर्स है ना, और दोनों के पास बड़ा तगड़ा बैटिंग लाइन है। पक्के स्पिनर तो देखे ना, पक्के स्पिनर तो इंडिया के पास है, पक्के। ठीक। लेकिन पक्के बैट्समैन भी इन्हीं के पास है, जिसे न्यूजीलैंड कहते हैं। एक ही टीम जो उनको पकड़ सकती है, जो रन बॉल भी खेल सकती है, जो उन्होंने पिछले मैच में नहीं किया इंडिया के साथ। रन बॉल खेलते हुए मैच जीत जाते थे, वो ऑलमोस्ट जीते हुए थे मैच। वो तो खुद ही हाथ से निकल गया मैच उनके। अदरवाइज आई थिंक दिस इज द ओनली टीम दैट आई थिंक रियली थिंक दैट कैन विन द चैंपियंस ट्रॉफी। इसमें एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी जी। शोएब भाई की बात में कि वाकई दिस इज द टीम दैट कैन बीट, क्योंकि आप देखें कि स्पिनर्स को ही हम खाली ले लें तो सेकंड बेस्ट टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की न्यूजीलैंड। 17 विकेटें लिए, इवन दो कि वो दुबई में अपने सारे मैच नहीं खेले। इंडिया दुबई खेल के 21 विकेटें लिए हैं 4 मैचेस के अंदर, और न्यूजीलैंड ने डिफरेंट वेन्यूज़ में, कराची पिंडी में भी खेला, पाकिस्तान के वेन्यूज़ में खेलते हुए दे आर द सेकंड बेस्ट टीम विद द स्पिन ऑपरेशनल। सो बैटिंग भी इनकी पूरी है, फील्डिंग तो मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे अच्छी फील्डिंग अगर चैंपियंस ट्रॉफी में देखें तो हमने न्यूजीलैंड की देखी, और स्पिन अटैक भी इनका अच्छा खासा है, सेकंड इन द चैंपियनशिप। जो एक स्ट्रगल की थी ब्रेसवेल ने लास्ट मैच में अगेंस्ट इंडिया इन यूएई, वो ये था कि वो पाकिस्तान के वेन्यूज़ की तरह थोड़ा स्लो बॉल कर रहे थे। तो उस पे मुझे लगता है कि आज उनको थोड़ा सा बॉल तेज़ करना चाहिए। वो इसलिए तेज़ करना चाहिए क्योंकि जब एक ऑलरेडी स्लो पिच हो और आप स्पिनर एक स्लो बॉल करे तो वो बैक फुट पे बड़े आराम से मैनेज हो जाता है। तो इसीलिए जब आप व्हेन यू पुशेस द बॉल एज अ स्पिनर, तो वो क्या होता है, वो टाइम नहीं इतना मिलता बैटर्स को। और अगेंस्ट अगर क्वालिटी बैटिंग लाइनअप हो तो फिर तो आपको A+ आपकी बॉलिंग होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आज उनको थोड़ा सा तेज़ बॉल करना चाहिए। और सैटनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जो 10 ओवर्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन ऐसे होनी चाहिए कि जैसे ही सेट बैटर्स, जैसे ही सेट हों 2 लोग, वहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि सेट बैटर क्या करता है, उसे रन्स चाहिए होते हैं। तो जब अगर अच्छा बॉलर उसके सामने आएगा तो वहाँ पे विकेट लेने बहुत ज़रूरी होंगे। उनके 10 ओवर्स इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in today's match. And he's been perhaps, देखा जाए तो न्यूजीलैंड का perhaps one of the best bowlers that they have अभी जो उनके currently खुद उनकी जो bowling है, जो point इन्होंने किया कि थोड़ी सी pace में variation as per the conditions लानी पड़ेगी। You've also bowled there, everybody's performed over there, तो वहाँ पे यही requirement है कि थोड़ा सा आपको adjust करना पड़ता है अपनी pace को, because quality तो उनकी कोई doubt नहीं कर सकता। He's perhaps been one of the best spinners in the tournament actually. मुझे लगता है कि सैटनर की बात करें तो ही डज अंडरस्टैंड हिज बॉलिंग वेरी वेल, क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस है बॉलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो नॉर्मली वेरिएशन बहुत शानदार करते हैं। तो ही डज अंडरस्टैंड कि किस पिच पे मैंने किस पेस पे बॉल करना है। द ओनली थिंग इज कि जो ब्रेसवेल की जो बात की है, आई टोटली एग्री कि जो स्लो पिच होता है वहाँ पे जब आप मार के बॉल करते हैं, थोड़ा पुश करके बॉल करते हैं, और अगर आपकी लाइन और लेंथ स्टम्प टू स्टम्प हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर हम ब्रेसवेल की उस दिन की बॉलिंग देखें जहाँ पे ये इंडिया के खिलाफ इन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, इनको 50+ रन पड़े कुछ 6 या 7 ओवर्स में, उसकी वजह ये थी कि ही वॉज नॉट कंसिस्टेंटली हिटिंग द स्टम्प्स। मुझे लगता है अगर आज वो स्टम्प्स को हिट करें और थोड़ा सा पेस ऐड ऑन करें, विच आई थिंक ही विल डेफिनेटली विल डू दैट टुडे, क्योंकि गलती होगी दोबारा नहीं होगी। ही इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी बॉलर, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान में भी और कहीं पे भी खेलते हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के ये वाला मामला, चाहे उनके पास 2 क्वालिटी स्पिनर हैं, ब्रेसवेल और सैटनर, ये 2 ऐसे हैं कि जो चैलेंज कर सकते हैं इंडियन बैटिंग। इनका मवाजना अगर करें शुएब, तो जो भी शुएब अख्तर ने भी बात की कि शायद जो डिफरेंस आता है दोनों टीमों में, बैटिंग भी तगड़ी है, फील्डिंग भी तगड़ी है, स्पिनर्स पे आता है। एक साइड पे सिर्फ कन्वेंशनल स्पिनर है, एक साइड पे इनके पास ऑप्शंस हैं, मिस्ट्री स्पिनर है इनके पास, वरुण में इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है कुलदीप में। तो आई थिंक वो थोड़ा सा बैलेंस लॉपसाइडेड है इंडिया के फेवर में। मुझे उससे ज़्यादा चीज़ ये लगती है कि उनके बैटर ज़्यादा क्वालिटी बैटर्स हैं इंडिया के, इसलिए वो दूसरे स्पिनर्स को अच्छे से मैनेज करते हैं। मुझे ये ज़्यादा डिफरेंस लगता है। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट कि उनके स्पिनर्स अच्छे नहीं, ऑफ कोर्स अच्छे हैं, सारे डिफरेंट हैं। इवन उनके जो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। एक का बॉल अंदर आता है, एक का बॉल ड्रिफ्ट होता है, फिर स्पिन होता है, जैसे जडेजा हैं। तो मुझे ये लगता है कि क्वालिटी जो ज़्यादा है वो बैटिंग की जो है उनकी बेहतर है इंडियन की। और इन कंडीशंस में नहीं, वो वैसे भी स्पिनर्स को वो वैसे ही आप देखें, उनके जब आउट होते हैं तो नीचे विराट आता है, फिर वो आता है श्रेयस अय्यर आपने देखा है कि वो उसने हमेशा जो है वो डोमिनेट किया अगेंस्ट स्पिन। तो उन्होंने मतलब सिर्फ अपना कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा किया हुआ, उन्होंने वो भी चीज़ को अच्छा किया हुआ है कि जो मैच में उनके सामने सिनारियोज आएंगे, हमें तो सिर्फ उनका कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, नहीं, उनका बैटिंग लाइनअप आप देख लें,
उनका अगर कोई बॉलर जो है वो पिट जाए 1-2 ओवर्स के लिए, तो पीछे जो है वो रेडी होना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट जो है, तो वो सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने कवर किए हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक वेन्यू पे खेलेंगे, ये कॉम्बिनेशन बना लो, ये स्पिनर्स आएंगे, नहीं। वो आपसे वो तो टॉस भी नहीं जीता ना काफी सारे मैचेस में, तो ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरी टीम को एडवांटेज नहीं जा रहा, या वो हर मैच में उन्होंने सेकंड बैटिंग की या हर मैच में उन्होंने पहली बैटिंग की। ऐसा कुछ नहीं है, या ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी टीम्स की पार्टनरशिप्स नहीं लगी, हर चीज हुई है। लेकिन उन्होंने सारे बेसिस अपने जो है वो कवर रखे हुए हैं कि मैच में क्या सिनारियोज आएंगे। और अभी आप बैटिंग की बात करें, अक्षर पटेल भी हैं, अक्षर पटेल भी हैं, पांड्या भी हैं, मतलब कि इट्स नेवर एंडिंग। देखिए मैं ना उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रोहित शर्मा की, तो वो प्रेज कर रहे थे कि जितने लोग भी इन्वॉल्व थे कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारा जो सारे लोगों का ये एक चीज थी कि कैसे हम 8 तक बैटिंग लेके जा सकते हैं और कैसे मेरे पास 6 बॉलर्स की ऑप्शन आ सकती। तो जब अगर सारे लोग ये चीज रखें, और जो कि नजर आता है कि 8 तक उनके पास बैटिंग है, जडेजा 8वें नंबर पे आते हैं, 6 बॉलर्स हैं उनके पास, कंप्लीट ऑप्शन है। बड़ी मतलब अच्छी जिसने भी सिलेक्शन की है, बहुत सोच समझ के बड़ी अच्छी टीम सिलेक्ट की है। वो सारे बैठे, उन्होंने प्लान आउट की चीजें, तो मेरे ख्याल में जब बैठते हैं स्टेक होल्डर्स तो सोल्यूशन अच्छा निकलता है। ठीक है, यानी बैठना चाहिए। असि भी तो बैठे थे ही हैं। चले ऑन दैट नोट वी विल टेक सरफेस एक चीज की थी इसमें शोएब, इन्होंने मेंशन किया कि वही है पिच जो इंडिया पाकिस्तान मैच में यूज हुई थी। 241 बनाए थे पाकिस्तान ने उसमें बैटिंग करते हुए, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वो 43 ओवर्स में चेज हो गए थे। आई थिंक प्रीटी एविडेंट है कि इनके पास 4 स्पिनर हैं, अपना होम क्राउड भी समझ लें, सारे टिकट तो इंडियंस ने खरीदे होंगे, और अपनी मर्जी के विकेट बनाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ पे विकेट बनाएंगे। यू सी ऑल फॉर इंडिया। आई मीन आप सबको पता है कि इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, और उनके पास स्पिनर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी 10-15 साल से हर चीज़ का फाइनल भी खेल रहे हैं। तो चांसेस आर वेरी स्लिम फॉर न्यूजीलैंड, बट मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर टॉस जीत गया न्यूजीलैंड और हैंग इन कर गया, तो आई थिंक ये जरा स्टैट्स भी बता दें साथ साथ। नहीं चले आप वन बैटिंग इन द आपने बोला अपनी मर्जी की विकेट बनाएंगी, तो आईसीसी के कंट्रोल में होगा कि व्हाट इज गिवन टू देम, और यू थिंक दैट बोर्ड और टीम विल हैव अ से। पोला जी आईसीसी भी उन्हीं की है। नहीं वो तो वैसे अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह उन्हीं के ना मैं इसमें एडा तू पोला होम एडवांटेज तो फिर यहाँ पे भी सारे पिचेस। मेरी जान बस कर आगे चलते बस करो लाएगा। अच्छा तो आपका 241 पाकिस्तान का था, बट ऑफ कोर्स दैट वाज अ बैटिंग व्हिच कुडंट। देख ना यार, डिक्टेट तो वो करते हैं ना, तुम्हें नहीं पता, ठीक मुझे है, नहीं पता, सब पता। व्हाट काइंड ऑफ स्कोर डू यू फील? यू सेड इन द यार अब लास्ट शो मुझे यार देख यार सिकंदर, मुझे देख अगर इन्होंने टॉस जीत लिया न्यूजीलैंड ने, तो फिर बैटिंग न्यूजीलैंड ने अगर थोड़ा हैंग इन कर लिया, फिर न्यूजीलैंड ने अगर थोड़ा सा लेट्स से पावर प्ले में थोड़ा सा इनको लूट लिया और रविंद्रा आ गया, रविंद्रा ने रुकना नहीं है, रविंद्रा रन बॉल खेलता है, रविंद्रा जिसको फास्ट बॉलिंग भी आती है, जिसको स्पिन भी आती है खेलना, वो देख मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे दोस्त, अगर ये हैंग इन कर गए और विकेटें ना दी और सेशन में विकेटें ना मिली इंडिया को और लूजिंग द टॉस, और उसके बाद जिस मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, देन इंडिया घबराएगा और वो एट विल स्कोर करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के लिए विलियमसन है, फिलिप्स है, इनके बाकी लड़के हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, वो इनको वो फैंटी लगाएंगे, मिचेल है बीच में, ये फैंटी लगाएंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं वो। और देखो मोस्टली अगर पता नहीं है तुम बैट्समैन से पूछो बताएंगे, वो मोस्टली थोड़ा सा बैकफुट पे ही रहते हैं और डाउन द ट्रैक वो अपिश भी खेलते हैं, डाउन टू द ट्रैक निकलते भी। ये तो हमारी क्रिकेट है ना जो अपिश नहीं खेलनी। हालांकि मैं 2003 का वर्ल्ड कप देख रहा था, वो वसीम भाई को अपिश खेल रहा था हेडन, नहीं समझ आ रही है, वो ऊपर से खेल रहा है। तो ये तो कोई नई चीज़ ऐसी ट्रेड नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। बट अगेन सक्सेशन में विकेटें ना गिरे न्यूजीलैंड की, थोड़ा सा नर्व होल्ड कर ले, थोड़ा सा स्पिनर को रन बॉल खेल ले, थोड़ा डीप चले जाएं, तो इनके पास स्ट्रेंथ है कि इनको फैंटी लग सकती है। ठीक है। अच्छा, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूजीलैंड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया के पास बहुत ज़्यादा बैटिंग है, एंड ऑफ कोर्स द मेन पर्सन, स्टैंड आउट परफॉर्मर हैज़ बीन विराट कोहली, स्पेशली इन टूर्नामेंट्स। सना,
आई थिंक एक प्लेयर की जब आप उनको मेजर करते हो उनकी क्वालिटी को, तो आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूर आती है कि जी उन्होंने टूर्नामेंट्स में सेमीफाइनल्स फाइनल्स में कैसा परफॉर्म किया है। एंड इनके मोस्ट रन्स हैं इन चैम्पियंस ट्रॉफी हिस्ट्री। तो थोड़ा सा इनका एक इंजरी का भी स्केयर आया था, जहाँ पे लग रहा था कि शायद एक आई थी कि शायद ही इज़ सस्टेन्ड एन इंजरी, बट अभी नज़र आ रहा है कि बैटिंग शैटिंग कर रहे हैं, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। बट अगेन जस्ट इज इम्पैक्ट, द नंबर्स टेल यू अ स्टोरी एंड द इम्पैक्ट। वही बात वो वर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है कि जी इम्पैक्ट ऑन द गेम कितनी सिग्निफिकेंट रही है इनकी सिंस ही स्टार्टेड फॉर इंडिया। आई थिंक एवरेज अगर यहाँ पे आप देखें 82 की एवरेज पे ऑलमोस्ट 90 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट्स, नॉर्मल हम बायलैटरल की बात नहीं कर रहे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। आई थिंक इनकी सर्विसेज इंडिया के लिए ऐसी हैं कि उसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम हो सकता है, एक छोटा जवाब देना बहुत मुश्किल है इसमें। बट सबसे बड़ी क्वालिटी ऑब्वियसली डिसिप्लिन, डेडिकेशन, स्किल, टेक्निक, वो तो अपनी जगह पर है, पर हिज क्वालिटी टू इवॉल्व विद टाइम, आई थिंक ये सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी है। एज ए ह्यूमन बीइंग देख लें, एज ए क्रिकेटर देख लें, 10 साल के पहले विराट कोहली में और आज के विराट कोहली में बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन चीज़ों में कि वो हर तरह से इवॉल्व हुए हैं। सो जब भी एक एथलीट को वर्ल्ड लेवल पर इस तरह का एक चैम्पियन बनना होता है तो वो खाली एक स्किल के ऊपर इवॉल्व करके नहीं बन सकता, एज ए पर्सनैलिटी आपको इवॉल्व करना पड़ता है। और जो ह्यूमिलिटी इनके अंदर आई, बीच में जो मुश्किल पैच भी इनका आया, उधर से जिस तरह ये बाउंस बैक करते हैं, एक वो विराट कोहली थे इन योर फेस टाइप, अभी भी आ जाती है वो वाला एग्रेशन जो अच्छा है आपके लिए, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आता है और वो कामनेस लाता है स्टेज के ऊपर। जब आपके ऊपर से अपने नाम का प्रेशर उस तरह से हट जाता है, यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वंस अगेन इन अ मैनर जिस वजह से आपने स्टार्ट की थी। हम सब उस लेवल पर पहुंचे हुए हैं जिस वक्त आप अननोन होते हैं, फिर उसके बाद यू बिकम नोन, यू बिकम अ नेम, उसका भी एक प्रेशर होता है और फिर उसमें से आप ब्रेक थ्रू करते हो जब आप उस प्रेशर से निकल के दोबारा वैसी क्रिकेट खेलते हो जो आपने शुरू में स्टार्ट की थी, और वहाँ मुझे लगता है आपकी हाईएस्ट पीक होती है एज एन एथलीट, और ये वो अचीव कर चुके हैं कि अपने नाम के प्रेशर से भी बाहर निकल चुके हैं। इसलिए अगर आप देखें तो क्रूशल मोमेंट्स में, क्रूशल टाइम पर इन्होंने वो परफॉर्मेंसेस दी हैं जो बाकी लोग शायद कभी कभी अपने नाम की वजह से या उस एक्सपेक्टेशन की वजह से क्रम्बल कर जाते हैं, बट इन्होंने एज अ पर्सन, एज एन एथलीट दोनों तरह से इवॉल्व किया। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। वो यहाँ पे पहुंचे उसकी दो बहुत बड़ी जो है ना वो रीजंस हैं। एक, ठीक है उन्होंने गेम के साथ इवॉल्व किया, बट जब वो आए भी थे तो उनको स्ट्राइक रोटेशन आती थी, जब वो शुरू में भी आए थे तो वो उनको इतना नहीं करना पड़ा। एक ये चीज़ कि उनको स्ट्राइक रोटेशन आती थी तो उन्होंने कंसिस्टेंट बना दिया उनको बहुत ज़्यादा। अब वो स्ट्राइक रोटेशन वाली एबिलिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए क्या चाहिए था? फिजिकल फिटनेस। उन्होंने फिजिकल फिटनेस पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। वो अपनी फिटनेस को वहाँ पे ले गए जहाँ पे आपको स्ट्राइक रोटेशन आती है, आपकी फिजिकल फिटनेस आपके साथ है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग एज अ बैटर इफ़ यू नो स्ट्राइक रोटेशन अगेंस्ट स्पिन एंड पेस, और दूसरा आपकी फिजिकल फिटनेस। ये दो बहुत बड़े एलिमेंट्स। और ओवरऑल देखिए, हम यूजुअली कहते हैं कि स्टैट्स रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कभी कभार दे स्पीक वॉल्यूम्स। अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें और एक्चुअल सिचुएशंस की 1400 हैं चेज में, फील्स लाइक एक बड़ी ओकेजन्स आती हैं, सेमीफाइनल फाइनल ही इम्ब्रेसेस दैट ओकेजन। वो ऑलमोस्ट अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मुझे ख़त्म करना है मैच। सिवाय बांग्लादेश के अगेंस्ट इस टूर्नामेंट में आई थिंक ही इज़ परफॉर्म्ड इन एवरी सिंगल गेम। शायद इतने 100 नहीं है बिकॉज हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं, लेकिन हर 7वें मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेना इज समथिंग अमेजिंग ओवर अ स्पैन ऑफ 300 गेम्स। इसलिए देखें कि इम्पैक्टफुल जोन की बात की ज़ैनब ने भी, और हम अक्सर बात करते हैं कि प्लेयर आजकल के दौर में, पहले भी ऐसे थे, पहले भी बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, आजकल के दौर में उसकी कंसिडरेशन थोड़ी ज़्यादा है कि अगर आप 30 भी रन्स करें और अगर उसका इम्पैक्ट हो तो वो काउंट किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इनके इम्पैक्ट की बात करें, मैन ऑफ द मैच एबिलिटी की बात करें, तो इसलिए ये दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं क्योंकि इनकी मैच विनिंग एबिलिटी इतनी हाई है। ये कोई भी ओकेजन, कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन मिल जाती है, ही डज अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर जोन में रह के मैंने कैसे मैच जितवाना है। सो परफॉर्मर तो बड़े आए, हमने बड़े देखे, लेकिन जो मैच विनिंग जोन की एबिलिटी होल्ड करता है वो सुपर मेगा सुपरस्टार बनता है। तो ही इज़ वन ऑफ दोज जिसकी मैच विनिंग एबिलिटी इनको बाकियों से अलग करती है। उससे पहले सचिन तेंदुलकर थे, ही यूज्ड टू विन मैचेस फॉर इंडिया, फॉर द कंट्री। फिर उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो रिप्लेसमेंट क्या मिल रही है,
वो एक उससे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर जिसके लिए कंडीशन मैटर नहीं करती, जिसके लिए सिचुएशन मैटर करती है, कि जितनी टफ सिचुएशन होगी उतना ज़्यादा बेहतर विराट कोहली हमें नज़र आता है। मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच विनिंग एबिलिटी की बात करें, मैन ऑफ द सीरीज विनिंग एबिलिटी की बात करें, होम एंड अवे परफॉर्मेंस की बात करें, तो ही स्टैंड आउट। ठीक है, स्टैंड आउट वो करते हैं। श्रेयस अय्यर डिफरेंट प्लेयर टू विराट कोहली, कम्प्लीटली डिफरेंट उस तरह से, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रहे हैं। मतलब अब वो मिडिल ऑर्डर में जो एक स्टेबिलिटी उनको चाहिए थी वो उनकी तरफ से हमें नज़र आई है। स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। देखिए उनके लिए हमेशा इशू रहा और शायद अभी भी वो उसके साथ लड़ रहे हैं, वो फास्ट बॉलिंग का बाउंसर के ऊपर उनकी इन जो है वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन अदर देन दैट ही डज अंडरस्टैंड कि मैंने अपने नंबर 4 पे रह के मैंने कैसे इंपैक्ट डालना और कैसे मैचेस जीतने, क्योंकि इनका हमेशा से मसला रह रहा था कि नंबर 4 पे इन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को ट्राई किया, ऋषभ पंत भी खेले, के राहुल भी आए, कुछ लोगों को और भी ट्राई किया गया, लेकिन ही इज़ द राइट मैन। वो जो मलिक ने बात की कि ये सब लोग जब मिलके एक राइट कॉम्पोजिशन बनाने जाते हैं तो फिर आप बेस्ट प्लेयर को चुनते हो कि कौन सा एक ऐसा प्लेयर है जो हमारे नंबर 4 और 5 पे खेल सकता है, क्योंकि इनको पता है कि टॉप ऑर्डर इनके पास बहुत शानदार, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल तो अब आए हैं, पहले शेखर धवन थे, तो ये बहुत इंपैक्टफुल जोन में परफॉर्मेंस देते रहे। लेकिन 4, 5, 6 का एक इशू था जिसपे इन्होंने के राहुल को नीचे लेके आए, श्रेयस अय्यर आए, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल उनके वो जो कमी थी किसी न किसी जगह पे नज़र आने वाली, जिसको इन्होंने फिल किया विद द राइट ह्यूमन रिसोर्स, विद द सेम टाइम वो जो ऑलराउंडर की बात करते हैं अक्षर पटेल, जो अक्सर रोटेटर के तौर पर उनको ऊपर भेज दिया जाता है बिकॉज ही डज अंडरस्टैंड हिज गेम वेरी वेल, कंट्रोल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं प्रेशर। तो ओवरऑल अगर बैटिंग लाइनअप में जाएं तो इनके वो जो थोड़े बहुत कमी नज़र आ रही थी पिछले कुछ अरसे में, वो उन्होंने कवर अप किया विद द इंक्लूजन ऑफ श्रेयस अय्यर एंड के राहुल। ठीक है, एंड ही आल्सो लव्स प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इतने ज़्यादा 70 की एवरेज, वही बात आ जाती है कि सारी बेसिस जो है कवर्ड है उनकी। बिल्कुल है, मैं एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं। चलिए अगला सवाल करें। नहीं, बॉलर्स की बात आप करते लोग आधा पौना घंटा लेके ना कोई ऐसी चीज निकालो उनकी, हाँ। फिर हमसे पूछो अच्छा, कि क्या किसको एक्सप्लॉइट कर सकते मैं हैं। निकाल तो सकता हूँ, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि इस पे बात करें। मैं नहीं बात नहीं, आप करूंगा निकालो चक्रवर्ती पे। निकालो आप। पूछे आप चार स्पिन बॉलर्स और रन देते ही नहीं है, कितना लोड शामी पे होगा एज द ओनली पेसर, बिकॉज यू वुड एज अ बैटिंग यूनिट लुक टू स्कोर अगेंस्ट समबडी। यार हम शामी को ना कंसिडर नहीं करते एज अ बॉलर, और वो ये भी नहीं देखते कि यार वो विकेट टेकिंग बॉलर है, और वो आके पूरा पार्टिसिपेट किया हुआ इसके निकालने स्टार्ट इस टूर्नामेंट में। हाँ, वो आके कंट्रीब्यूट करता है। 5 विकेट हॉल है इसमें। हाँ जी, वो आके विकेट भी लेता है, पिछले मैच में भी ली, और कंट्रीब्यूट करता है, बीच के ओवरों में आता है। ऑस्ट्रेलिया के मैच में आया, विकेट लेने आया, उसको काम दिया गया था, रोल किया गया था। बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हम कर रहे हैं स्पिनर शामी और हार्दिक एक्चुअली प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन दिस। नया बॉल कर रहे हैं, नया बॉल कर रहे हैं हार्दिक इसमें। हाँ, तो आई थिंक ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर देखिए, मुझे नहीं लगता कि शामी को ज़्यादा देर के लिए अटैक पे रखेंगे नया बॉल। न्यूजीलैंड एक्चुअली प्लेज अ वेरी गुड बैटिंग लाइन में, वो अच्छा मैनेज करेगी। आई रियली थिंक दैट यार थोड़ा सा ना सब्र कर जाए 10 ओवर, न्यूजीलैंड विकेट ना दे और डीप इन द क्रीज जाने की कोशिश करे और डीप इन द इनिंग्स जाने की कोशिश करे, तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता पैनिक क्रिएट होगा। सो अगेन अगर वक्तन बवक्तन विकेटें गिरती रहीं तो प्रॉब्लम होगा। स्पिनर्स उनके अगर विकेटें लेते रहे इन अ सक्सेशन और रन बॉल आप नहीं खेल सकते, लेट्स से लेट्स पुट इट दिस वे कि अगर हम 3 ओवर खेल लेते हैं, स्पिनर्स को न्यूजीलैंड की बात कर, 3 ओवर खेल लेते हैं, उनको आती है गेम, ऐसा तो नहीं ना है कि हम जैसे खेलते हैं वैसे गेम नहीं आती, खेल लेते हैं, बस वो खेलते रहें, चलते रहें। समवेयर डाउन द लाइन अगर लेट्स से 4 विकेट्स डाउन देयर एंड 200, आई थिंक एनीबॉडीज गेम हो सकती है उसके बाद। So I really think that न्यूजीलैंड has a great chance. जब कोई 4 स्पिनर्स से खेलता है तो जो पेसर्स होते हैं वो अपने अंदर थोड़ा ये सोच लेते हैं और हमारी उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब 4 स्पिनर से खेलें तो इसका मतलब है कि एक जो टीम है वो उन पे ज़्यादा डिपेंड कर रही है। बट आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू शमी एंड हार्दिक। वो आते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनर्स की है, 4 खेल रहे हैं, कंडीशन उनकी तरफ है, नहीं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम यहाँ हैं, हम अपने उसमें जोन में रह के आपको विकेट्स दिलाएंगे, हम रन्स नहीं देंगे। तो जो स्पिनर्स वहाँ पे उस वेन्यू पे काम कर रहे हैं वो उनके पेसर्स भी कर रहे हैं। तो मतलब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जब आप निकल के कुछ करने की कोशिश करते हैं तो आप बड़े नाम में आपका नाम आता है, बड़ी चीज़ों में आपका नाम आता है। तो शमी देखें, उनको नया बॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 ओवर की दे रहे हैं ऊपर से,
फिर उसके बाद मिड ओवर्स में अगर कोई पार्टनरशिप लगती है, फिर डेथ ओवर से पहले अगर कोई पार्टनरशिप है वहां पे उनको लेके आते हैं, वो हर जगह उनको विकेट दे रहे हैं। एंड इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली मिडिल ओवर्स तो ठीक ही खेले थे सना, इट वाज जस्ट कि वो आखिरी 10 ओवर्स में दे कुडंट कैपिटलाइज, वो रन्स शुड हैव बीन अबाउट 300 एंड दे केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स, उसकी वजह से उनको वो एक टोटल नहीं मिल सका। लेकिन आज वही बात होगी कि तीनों फेसेस में अच्छा खेलना ज़रूरी होगा, बिकॉज यू आर अप अगेंस्ट अ क्वालिटी टीम। पेसर्स भी हैं उनके पास जो इफेक्टिव हैं, स्पिनर्स भी हैं, उन्होंने वही बात आ जाती है, अपनी सिलेक्शन बहुत अच्छी की है और देखिए उनकी वो- एग्जीक्यूशन भी उतनी ही वो अच्छी। जो हम बात करें ना कि एक वेन्यू पे खेलने का एडवांटेज, वो डेफिनेटली इंडिया को हुआ है, नॉट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम देम। ये फिर भी उनका तीसरा आपको लगता है ट्रैवल का है ना यहाँ करने, पे मामला? ट्रैवल के थकावट वो सब तो एज ए प्रोफेशनल आपने करनी होती है, बट ये एडवांटेज तो आपको था कि आप स्पिन हैवी साइड सिलेक्ट कर सकते थे, पहली एक एडवांटेज। बट नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फ्रॉम इंडिया बिकॉज ये उनका तीसरा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, तो डिफरेंट कंडीशंस में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज इट कम्स डाउन अगेन टू द थिंक टैंक, जो आप सिलेक्शन करते हैं, जो आप सारी चीज़ें करते हैं, तो वो आप उससे अलग नहीं कर सकते। बट वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जब मैच हुआ तो पिच डिफरेंट था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जब मैच हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो वाली बॉलिंग नहीं थी, सो थोड़ी सी उनको एक ऐसी बैटिंग ट्रैक दिया गया जहाँ पे इंडिया के बैटर्स के लिए और ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अब न्यूजीलैंड का एक बहुत बैलेंस साइड है, सो द ओनली थिंग दैट इंडिया कैन हैव एन एज इज़ अबाउट स्पिन बॉलिंग, इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्पिन का विकेट। तो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड की बैटिंग की जो परफॉर्मेंस अगर हम देखें इंडिया के अगेंस्ट, तो वो मोमेंटम किसी वक्त नहीं आया था, क्योंकि जब विलियमसन और डैरिल मिचेल इकट्ठे आए वहाँ पर थोड़ा सा डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया था। उसको आई थिंक अगर न्यूजीलैंड कवर कर जाता है, आइदर इन दोनों में से कोई तेज़ खेलता है या फिर एट सर्टेन पॉइंट आप ग्लेन फिलिप्स को ऊपर लाएं, बिकॉज मैं अगेन ये बात कर रही हूँ, इस पिच के ऊपर जो सेट बैटर है वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कर सकता है। तो आई थिंक वो एक बड़ा, जैसे अक्षर पटेल आ जाते हैं इंडिया के, वो आके फ्री खेलते हैं, तो बीच में शायद न्यूजीलैंड को ऐसे अगर मैच इंटरेस्टिंग करना है ना आपने, तो न्यूजीलैंड को टॉस जीतना होगा। ठीक, अगर आपने डेड ही करना है ना मैच को, तो इंडिया को टॉस जिता दो, तो वो आधा मैच उधर ही फारग हो जाना है। तो फाइनल क्या रहना है? सही कह रहे हैं कि एक टीम जो है वो दोनों चीज़ों के लिए रेडी है, पहले बैटिंग करा लो दूसरी करा लो। न्यूजीलैंड जो है वो मुझे लग रहा है कि ये पहले बैटिंग उनकी है। अच्छा, दूसरा देखें, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, ट्रैवलिंग नहीं हुई उनकी, ये नो डाउट बैग को पैक करना किसी भी एथलीट के लिए मुश्किल काम होता है, होटल चेंज होना, बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये तो शुरू से ही पता था कि वो उस वेन्यू पे खेलेंगे, यूएई में खेलेंगे, ठीक है। चलें, यूएई में 2 और वेन्यूज़ हैं, एक शारजा है, एक अबू धाबी है, ऐसे ही है। शारजा में भी सेम कॉम्बिनेशन के साथ खेला जा सकता था उनको। अबू धाबी एक ऐसा वेन्यू था जहाँ पे उनको एक चेंज चाहिए थी उनके इस 15 के कॉम्बिनेशन में, वो ये उनको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था उन कंडीशन में खेलने के लिए। तो वो उनके पास, तो फिर भी वो अगर वाशिंगटन सुंदर की जगह वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर ले आते, यहाँ पे भी वो एक मैच भी नहीं खेले, एक ही वेन्यू पे हो रहा है, तो फिर भी हर चीज़, मतलब उनको क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। अगर आप उनको देते अबू धाबी में भी मैच, तो भी वो एक ही बंदा आना था इसमें। ठीक है। हम बात कर रहे थे स्पिनर्स की, तो स्पिनर के क्या तासुरात हैं इस मैच से पहले, वो आपको सुनाते हैं। और एक पॉइंट जो अभी शुएब आपने मेंशन किया था कि कोई ऐसा एरिया है जो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस लिटिल चैट। यहाँ पे जब डिस्कशन हो रही थी वो हो रही थी कंडीशंस की। आप क्या कहते हैं कि जी विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, इज दैट योर चॉइस? जितनी डिस्कशन हमने इन डेप्थ उनकी टीम स्पिनर्स के बारे में की, ये तो 2 टीमों ने खुद में नहीं की। अल्लाह दा वास्ता बस कर दो, मैच तो शुरू होने दो। नहीं आई नो, लेकिन अब मसला ये है कि देख यार, तुम्हें पता है, ज़ैनब सिकंदर को पता है, यहाँ मसला सिर्फ टॉस का है। वो बॉन्ड ड्राई विकेट है, उसमें 200-250 हैं, 260 हैं, 70 है, पता नहीं, हमें ही नहीं पता। अब मसला सिर्फ ये फंसा हुआ है सारा, जो थोड़ी दुनिया अड़की हुई है यहाँ पे, वो टॉस पे फंसी हुई है। अब न्यूजीलैंड के पास एक ही चांस है, टॉस जीत जाए, वो आके थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करे पहले 10 ओवर, एंड समहाउ दे विल बी बैक इन द गेम। और अगर न्यूजीलैंड लूजेस टॉस, तो इंटरेस्ट ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, और इंडियंस का इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली इट्स राइट देयर, दे आर मेंटली दे आर विनिंग। बॉन्ड ड्राइव विकेट है, मजेदार वेदर है, 31 डिग्री है,
और आई जस्ट वांट दिस चले ये सिचुएशन लेते हैं, न्यूजीलैंड टॉस हार जाता है और बॉलिंग करता है, तो फिर क्या व्हाट आर वी लुकिंग एट इन टर्म्स देखिए ऑफ उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे, उसमें से रिस्ट्रिक्ट करने इनसे सीधा पूछे कौन जीत रहा है। उसमें पॉजिटिव सिर्फ उसमें न्यूजीलैंड अपने आप को पॉजिटिव उसमें सिर्फ इसलिए कर सकता है कि एटलीस्ट कोहली चेज नहीं कर रहा होगा क्योंकि चेज में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो वो सेट कर रहा होगा, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव उसको आप उस तरह से ले सकते हो, क्योंकि आपको इस तरह के जब चैंपियन बनना होता है किसी चीज़ में तो आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी पड़ती है। तो जो टीम टॉस पे, अगर कोई टीम इतना डिपेंडेंट है तो फिर वो चैंपियन नहीं बन सकती। आई थिंक दोनों तरह से आपको जीतना आना पड़ेगा, और अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करता है तो वो चाहेगा इस पिच के ऊपर 250 से नीचे ही रिस्ट्रिक्ट करे, 250 240, क्योंकि जैसे बात हो रही है यूज्ड पिच है, इंडिया पाकिस्तान के मैच में यूज हो चुकी है और बड़ा मैच है, तो अच्छा, तुम बताओ तुम्हारी gut feeling 240 भी सच बताइए। देखिए मेरी लगी चुपटी बात मेरी नहीं गट फीलिंग कि इंडिया, मेरी गट फीलिंग ये है, Why? मेरी गट फीलिंग ये है, व्हाई, बिकॉज दे मेड द राइट डिसीजंस बिफोर द टूर्नामेंट बाय सिलेक्टिंग द राइट स्क्वाड एज पर द कंडीशंस एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड देयर प्लान्स रियली वेल। एक होता है सिलेक्शन, एक होती है आपने प्लेयर्स वो एग्जीक्यूट भी करें प्लान्स, दे आर वेरी क्लियर, सो डिजर्विंग टीम तो वो। व्हाट डू यू थिंक? बी ऑनेस्ट। न्यूजीलैंड क्यों? लॉ ऑफ एवरेजेस, लगातार जीतते आ रहे, कहीं ना कहीं तो आना होगा। आज टॉस जीत जाएगा, मैच हार जाएगा इंडिया। रियली? तो साढ़ा नहीं ऐसे 1.5 घंटे तो मुंह तक आई जा रहे मतलब। अब उन्होंने पूछा, मैंने बता If you दिया have न्यूजीलैंड। like that clarity, सी why नहीं, आप would we? बताइए। मैंने go on। आपकी क्या ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈਡੀ Speak up, ਚੰਗੀ ਹੈ। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ ये सही एवरेजेस की बात। judgment भोला जी, प्रीवियस वर्ल्ड भोला जी अगर ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਲਾ ਜੀ आप ਤੁਹਾਡੀ अच्छा ਸਾਇੰਸ चले। ਹੈਡੀ ਚੰਗੀ What do you mean laws average? आप उनका सारे मतलब मैच ये जीतते हुए आ रहे हैं। आप पिछला वर्ल्ड कप देखें, मैं एग्जांपल दे देता हूं। आप सारे मैच जीतते हुए आ रहे हैं और आप फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गए हैं। डिड एनीवन ऐसा ही। थिंक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम कि ये हो सकता है? ये हुआ था। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस कह लें, वैसे कि आई एम सपोर्टिंग न्यूजीलैंड, सो आई फील दैट दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड टाइम्स टू, पहली बार हार के गए हैं। आई थिंक दे प्रोबब्ली डू अ Since you गुड have decided your team, Again, he bowls with the older ball. Yorkers भी अच्छे, डेप्थ ओवर में बॉलिंग भी अच्छी करता है। आई थिंक इट्स गोना बी ह्यूज ब्लो एंड ऑब्वियसली इसकी कमी आपको फील होगी मिडल ओवर्स में भी और आपके पावर प्ले में भी फील होगी फॉर श्योर। एंड आई थिंक इट्स गोना बी, बट अब टॉस जीत गया यार, मुझे ये खुशी है कि आपको एडेड कवर आप मिल गया न्यूजीलैंड को। मुझे लगता है कि यार ये कैपिटलाइजेशन की तरफ जाएं यार, आप इसको मैक्सिमाइज करें ताकि इंडिया पे मैक्सिमम प्रेशर पड़े। अच्छा, आपने 270 की बात की थी शोएब के, 270 ऑब्वियसली अब न्यूजीलैंड जीत गया टॉस व्हिच इज अ ह्यूज एडवांटेज इन दीज कंडीशंस, लेकिन 270 या 300, आई मीन कंसिडरिंग इंडिया की जो आपने देखी है, व्हाट वुड यू से इज अ डिसेंट? देखिए 300 जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल हुआ था वैसा पिच हुआ तो 300, क्योंकि अब आपका वो बॉलर नहीं है जिसने लास्ट मैच में 5 विकेट्स लिए थे। जो भी हो, जिसने लास्ट मैच में विकेट्स लिए होती हैं तो दूसरी बैटिंग लाइनअप जो है वो उससे थोड़ा सा उससे ख्याल से खेलते हैं। तो अब आपको वो 20, 25, 30 रन वो भी करने पड़ेंगे। और अगर जो पिच अगेंस्ट बांग्लादेश खेला था या पाकिस्तान खेला था तो भी 270 जो है इट्स गोइंग टू बी अ गुड टोटल। लेकिन अगर जैसे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला पिच वैसा खेला तो फिर यस 300। ठीक, कॉनवे को नहीं खिलाया सना। मेरी बात ही नहीं मान रहे न्यूजीलैंड, क्या करें अब इस बात? नो एक्चुअली डू यू वो भी नहीं मान रहे, ये भी नहीं मान रहे। टीम बदलो हमारी बात। देखिए वो तो तैयारी हर मिनट बदलती है। मैं तैयारी पूरी करके आई थी न्यूजीलैंड की, देखिए अब क्या काले है? कपड़े अब पहन के क्या अच्छा, फिर अभी कौन है? इंडिया के फेवर में चला गया क्योंकि मैट हेनरी का एक बहुत बड़ा ब्लो है, अब क्या कॉनवे भी नहीं खिलाया। और अगर विलो रूक से अब अगर नया बॉल, 270 कर गए वो न्यूजीलैंड फिर विलो रूक से नया बॉल जरूर करा लें। किधर ही तो खलो जाओ। तो यही कह रही टीम हूँ ना बताएं, मैं। नहीं टीम बताएं। अगर न्यूजीलैंड 270 कर गया फिर न्यूजीलैंड या इंडिया? ये मैं ज्यादा ठीक प्रेडिक्शंस हो गई ना, अब ये मुझे तंग कर रहे हैं इस बात पे। साड़ियां भी ले लो। उनको हमेशा टाइम चाहिए होता है। देखिए मैं मैं कह रहा हूं हमारी वाली सही वाली भी दे दो भाई। ऑन पेपर डेफिनेटली इंडिया, पर मैं सपोर्ट न्यूजीलैंड को करूंगी। आई वांट न्यूजीलैंड टू विन। नहीं, अगर Who is so going we to are win? You picking, want, yeah, but who is exactly. ऑब्वियसली वो We're तो जो picking टीम a अच्छा team. खेलेगी जीतेगी। मैं न्यूजीलैंड के साथ हूँ। So she's saying New Zealand will win. Yeah. हम predictions, ऐसे ही लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि वो दो जवाब आते हैं, फिर उसमें से तीसरा जवाब हम खुद निकालते हैं कि क्या आगे से क्या वो। हफीज 267 तक जो है वो स्कोर गया है इस ग्राउंड पे, बट आई गेस फाइनल के अंदर यू थिंक बड़े स्कोर होंगे? तो फाइनल में यूजुअली इक्वल प्रेशर होता है, दोनों बराबरी की टीमें हो तो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं दिखे हैं
in past? देखिए फाइनल हमेशा एक बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर आता है, किसी भी लेवल पे आप फाइनल खेल रहे हो। तो इस आईसीसी इवेंट के अंदर इंडिया लास्ट फाइनल हारा हुआ है पाकिस्तान से, और उसकी वजह सिर्फ यही बनी थी कि एक तो बैटिंग पहले हमने करके उनके कंफर्ट जोन से बाहर स्कोर कर दिया। जो मैंने पहले बात की कि 270 से उनका कंफर्ट जोन था, हमने 337 कर दिया, तो वो मुश्किल हो गया उनके लिए। आज भी न्यूजीलैंड के पास ये चांस है कि 230, 40, 50 एक रीज़नेबल स्कोर है जिसको इंडिया चेस कर रहा है बार बार। अगर ये 280, 290 तक पहुंचा देते हैं, वो जो बाजपेयी भाई कर रहे हैं, कि अगर उनकी बैटिंग वो कैपिटलाइज करती है, थोड़ा लंबा खेल जाते हैं, थोड़ी विकेट इन हैंड्स रख लेते हैं और नल कर देते हैं इनकी स्पिन बॉलिंग को, नॉट गिविंग देम मोर विकेट्स इन द मिडल ओवर, तो इनके पास चांस बनता है कि वो 30-40 रन एक्स्ट्रा करें। अब देखने उसको करने के लिए दो बड़े प्लेयरों को अपना बड़ा A+ गेम खेलना है, जिसमें रचिन की बात की, विलियमसन की बात की, लेथम कैन प्ले अ बिग रोल क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। लेकिन ओवर देन लाइक आप इसको ना ज़्यादा सोचें ना कम किसी को सोचें, मुझे लगता है कि इंडिया टॉस हारा है, ये उनके विन प्रिडिक्शन के लिए बहुत एक अच्छा साइन है, क्योंकि अभी तक वो जितने टॉस हार रहे हैं वो मैच जीत रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया के लिए अगर मैं देखूं तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, उनके पास जब चेज में जाएंगे तो विराट कोहली जैसा एक ऐसा कैलकुलेटर, एक ऐसा कंप्यूटर मौजूद है, जब वो अंदर जाता है तो उसको पता है मैंने किस सिचुएशन को हैंडल करना है और किस तरीके से मैच जीतना है। तो अगर ये 250 तक स्कोर रुकता है तो आई थिंक इंडिया वुड बी हॉट फेवरेट। सारा कुछ हो गया, अब तो हर चीज हो गई, टॉस हो गई, कॉम्बिनेशंस आ गए, सारी चीज हो गई। क्या नहीं हुआ? एक कंबल मंगवा दो, ये सीधा नहीं कुछ हो गया। वो भी मंगवा देते हैं, और साथ ही आपने अपनी prediction? शादी मैंने क्या? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। My heart wants New Zealand to win, but by the looks of the stats and the team and the talent, India is winning for me. ओके, इंडिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से बिकॉज ऑफ माई हार्ट, Because ऑन of पेपर इंडिया स्ट्रॉन्ग। ठीक, इंडिया इंडिया। इंडिया। चले, 4 लोग हैं जो यहाँ पे इंडिया के साथ हैं। इंडिया, इंडिया, मैंने तो पहले ही कह दिया था इंडिया। और आपका और सना का न्यूजीलैंड की तरफ है। for the first time, both of them on the same page, मुंह बना बना for के the बोला। first time, Exactly. for the first time, thanks to Dubai venue. अभी भी है कि उन्होंने अभी एक भी कहा सवाल दिल है। कह रहा है न्यूजीलैंड, पेपर कह रहा है इंडिया। अभी तो यही बात शोएब भाई ने भी की, उधर तो आप नहीं बोल उन्होंने रहे। बोला कि जीतेगा, उन्होंने सीधा बोल दिया इंडिया जीतेगा। इन्होंने सबने बोला नहीं, उन्होंने कहा मेरा बॉडी दिल- बॉडी लैंग्वेज, एक आखिरी चलिए क्वेश्चन। तो बॉडी लैंग्वेज, एक बॉडी लैंग्वेज मतलब आप इतना क्यों रोके ना, 1 मिनट। नहीं, सवाल सिर्फ ये है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है टीम्स की, जिस तरह अभी कप्तान आया, जब आप जाते हैं ग्राउंड पे तो वो चीज़ असेस होती है दिमाग में कि ये बंदा थोड़ा नर्वस लग रहा है। एक जेनरिक क्वेश्चन है कि जब इतना बड़ा मैच हो, डू यू सस द बॉडी लैंग्वेज ऑफ प्लेयर्स, और ये चीज़ आप जरा सोचते तुमने देखा उसका सैंटनर का टॉस के ऊपर इंटरव्यू? मैं वही पूछने लगी थी, मैं उसी वजह से ये सवाल कर। वो कोड़ा नहीं हो रहा था, वो डाडा हो रहा था। कोड़ा बाबा नहीं बन रहा था, डाडा हो रहा था। आप पहुंच गए। हाँ, my actually gut feeling is saying that my gut feeling is saying New Zealand is winning. ठीक, My gut feeling is saying New Zealand is winning. अगर वो करके ना put on करके ना show, if they put on a great show in the next 10 overs, मैं तो ये बता रहा हूँ कि पैनिक क्रिएट करना शुरू कर जाता है इंडिया कैंप। चल, सो ये थोड़ा सा उस डिफरेंट एटीट्यूड के साथ आई है, वो न्यूजीलैंड टीम नहीं है। इंटरेस्टिंग टेक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।